डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाँ जी बेटा, हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन की। इससे पहले हम 3 लेक्चर्स कर चुके हैं। पहले हम 6 कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ चुके हैं। आज हम 7th कंसंट्रेशन टर्म करने जा रहे हैं, दैट इज द नॉर्मेलिटी। हमने बेटा मोलैरिटी पढ़ ली, मोलैलिटी पढ़ ली। जे नेक्स्ट टर्म है नॉर्मेलिटी। इसको हमने बाद में रिलेट करना है बेटा मोलैरिटी और मोलैलिटी से, क्योंकि जब हम ये टर्म्स पढ़ते हैं ना बेटा, जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है इन सभी टर्म्स में, उस कंफ्यूजन को हमने आज ख़त्म करना है। ज़्यादा टफ नहीं है, बट थोड़ा ये मिक्स हो जाते हैं आपस में जब हम इन तीनों को इकट्ठे पढ़ते हैं। हम तीनों को इकट्ठे पढ़ना है और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो पहले तो हम करने जा रहे हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी को, फिर हम इसको कंपेयर करेंगे विद मोलैरिटी एंड मोलैलिटी आल्सो। सो व्हाट इज नॉर्मेलिटी? अगेन, मोलैरिटी भी हमने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स, मोलैलिटी में हमने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स। इसमें हम बोल रहे हैं इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट। ध्यान रखना है बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है। बाकी वही है, डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी में भी हमने यही कहा था, पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैलिटी में हमने कहा था पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो ये डिफरेंस भी आपने अभी नोट कर लो इसको, ठीक। सो ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है और उसको हमने डिवाइड करना है पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन से। तो इसको हम डिनोट करते हैं बेटा एन से, कैपिटल एन, ठीक। डेफिनेशन क्लियर हो गई। इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं बेटा, दैट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नॉट नंबर ऑफ मोल्स, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। और जब हम इसकी यूनिट को एक्सप्लेन करेंगे, सो नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट हमने बोली थी मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की यूनिट हम बोलेंगे ग्राम इक्विवेलेंट। सो ग्राम इक्विवेलेंट की रेशो लीटर, सो क्या हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। सो ये उसकी यूनिट हो गई। अब क्वेश्चन ये है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स को हम कैलकुलेट करना सीख गए थे। क्या किया था? गिवन मास ओवर मोलर मास, दैट वाज द सिंपल थिंग, ठीक है। ये भी सिंपल है, बट हमने नंबर ऑफ जो ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने हैं वो क्या है? वही टर्म है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। जो गिवन मास दिया होगा बेटा, दैट इज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। उसको हमने डिवाइड करना है नॉट विद मोलर मास, उसको हमने डिवाइड करना है इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। सो ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करने का। जे जो वैल्यू आएगी इसको हमने यहाँ पे लिखना है और उसको डिवाइड करना है विद वॉल्यूम। इसमें भी वही बात है बेटा, अगर हमने वॉल्यूम को ml में लेना है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1000 से, ठीक। सो मतलब हमने जो नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे, यहाँ पे हमने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं। निकालने कैसे हैं? वही फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, बट डिवाइड इसको हमने अब मोलर मास से नहीं करना, हमने इसको डिवाइड करना है इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट से। अब क्वेश्चन ये है कि हम ये जो इक्विवेलेंट मास है उसको कैसे कैलकुलेट करें। जो इक्विवेलेंट मास है बेटा, इसको हम कैसे कैलकुलेट करें? इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट करने के लिए हमने एक सिंपल, इसका भी एक जनरल फॉर्मूला है। जब हमने इसको कैलकुलेट करना है बेटा, देखना है वो एसिड है, वो बेस है, वो कोई साल्ट है, ठीक है। अगर हमने इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड कैलकुलेट करना है,
मान लो हमने सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है। सो हमने क्या देखना है बेटा, इसमें हाउ मैनी H पॉजिटिव आयन इट प्रोड्यूस, इसको हम बोलते हैं बेटा, आपको पता होगा, पढ़ा है पहले छोटी क्लासेस में, बेसिसिटी। जो एसिड है उसको हम बोलते हैं, जितने H पॉजिटिव आयन रिलीज किए उसको हम बोलते हैं बेसिसिटी। जो बेस है जितने वो OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा उसको हम बोलते हैं एसिडिटी। ठीक, अब हमने इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड का कैलकुलेट करना है, उसका फॉर्मूला क्या है? इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? मैंने एसिड की बात कर रहा हूं, ऑफ एसिड लिख लेते हैं पहले। वो होगा एसिड का मोलर मास डिवाइडेड बाय इट्स बेसिसिटी। अब सल्फ्यूरिक एसिड का मैंने एग्जांपल ली है बेटा, इसका हम मोलर मास कैलकुलेट करते हैं, हमें पता है दैट इज 98, और बेसिसिटी इसकी कितनी है? अगर हम H2SO4 को आयोनाइज करें बेटा तो ये बनेगा, आपको पता है ये 2H पॉजिटिव आयन इसने प्रोड्यूस किए। इसका मतलब है इसकी बेसिसिटी जो है सल्फ्यूरिक एसिड की दैट इज 2, क्योंकि इसने 2H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस किए। सो दैट मींस इसका इक्विवेलेंट मास क्या हो गया? 49। क्लियर? अच्छा, अगर हमारे पास बेस है, मैं एक बेस की एग्जांपल ले लेता हूं, ले लेते हैं NaOH। इसने कितने इसने कितने OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस किए? इसको हम बोलते हैं इसकी एसिडिटी। अगेन, अगर हमने इसका इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है बेटा, सो हम बोलेंगे 23 प्लस 16 प्लस 1 40। ठीक, इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है तो मोलर मास 40 ओवर बेसिसिटी दैट इज 1 अगेन, सो इसका इक्विवेलेंट मास भी 40 ही आ गया। अच्छा, अगर हमारे पास एसिड है, सॉल्ट है, कि उसने कितने H पॉजिटिव आयन रिलीज किए? अगर हमने कोई साल्ट की बात करें, मान लो NaCl की बात कर रहे हैं, ठीक है, NaCl की, तो उसने कितने पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस किए? दैट इज, उस वैल्यू को, जितने H पॉजिटिव आयन रिलीज हुए हैं उसको हमने उसके मोलर मास से डिवाइड कर देना है, वही हमारा फिर इक्विवेलेंट मास वहां पे आ जाएगा। ठीक है, अगर एलिमेंट है कोई तो उस पर कितना, उसकी कितनी बैलेंसी है, हम उसको ले लेंगे। ठीक है, सो इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने का सिंपल मेथड है मोलर मास डिवाइडेड बाय, अगर एसिड है बेसिसिटी, अगर बेस है एसिडिटी, अगर सॉल्ट है पॉजिटिव आयन, अगर एलिमेंट है कोई उस पर कितने पॉजिटिव चार्जेस हैं, अगर कोई ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज गेन कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज गेन कर रहा है, उन सब से हम उनके मोलर मास से उस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, हमारे पास इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक, अब हो गया हमारे पास इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट हो गया, हमने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने हैं ना। क्वेश्चन तो ये है ना, नंबर ऑफ मोल्स की बजाय हमने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने हैं। इक्विवेलेंट मास हमें कैलकुलेट करना आ गया, और जो मास है सॉल्यूट का वो गिवन होगा, उस गिवन मास को हमने इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर देना है। मान लो मैं इसको रब कर देता हूं, मान लो हमने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं, सिंपल से एग्जांपल कर लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का ही ले लो। ठीक, मैंने मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, मान लो जो सोल्यूट है इसका मास जो है वो गिवन है सपोज 10 ग्राम। ठीक, और इसका इक्विवेलेंट मास क्या है? अभी हमने कैलकुलेट किया था ना कि इसका मोलर मास 98
डिवाइडेड बाई इसकी बेसिसिटी दैट इज 249, सो इसका 49। सो ये जो वैल्यू इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी दैट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। सो ये आ गया मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, ये गिवन है। इक्विवेलेंट मास हमने कैलकुलेट कर लिया, जो वैल्यू आ जाएगी उस वैल्यू को हमने यहां पे पुट करना है, कितना वॉल्यूम बनाना है उसको उससे डिवाइड करना है। इसको कैलकुलेट कर लो बेटा, क्या आ जाएगा। अगर हम 10 को 49 से कैलकुलेट करें, ठीक है, 0.2 है लगभग, 2 पॉइंट समथिंग, तो 0.2 मान लेता हूं मैं राउंड फिगर में। तो ये आ गया हमारे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक, अगर हमने 500 ml सोल्यूशन बनाना है तो 0.2 ओवर 500 इंटू 1000, इसको कैलकुलेट कर लो, दैट विल बी अवर नॉर्मेलिटी। ठीक है बेटा, क्लियर। सो जे हमारी हो गई नॉर्मेलिटी। सो जे हमारी नेक्स्ट टर्म थी। अब हम तीनों कंसंट्रेशन टर्म्स को कुछ कंपेयर कर लेते हैं बेटा, अगर कोई कंफ्यूजन रह गई हो, वैसे तो रहने नहीं चाहिए। हमने बोला था मोलैरिटी, कैपिटल एम से डिनोट किया था, दैट वाज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक, मोलैरिटी बोला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये सेम हो गए दोनों। ठीक, और ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब हमने किया है नॉर्मेलिटी, दैट वाज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो ये मोलैरिटी वाला है। ठीक, देखो ये तो हमारे पास हमें पता होगा कि हमने कितना सोल्यूशन बनाना है, कितना सोल्यूशन है। अगर वो लीटर में है तो लीटर में बना लेंगे, अगर केजी में है तो केजी में बना लेंगे, अगर हमारे पास ml में हो गया तो हमने 1000 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है, अगर उसको ग्राम में करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, वो तो है ही। बात है ये नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने की, हमने बोल लिया, हमने कर लिया, सिंपल बात है बेटा। नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, आपने देखना है गिवन मास, जो भी सोल्यूट का गिवन होगा, ओवर मोलर मास। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मोलैरिटी में भी हमने यही करना है, मोलैलिटी में भी हमने यही करना है। ठीक, बात आ गई नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की बेटा, वो क्या है, इसको हमने कैसे आप इसी को याद रखो बेटा। इसमें हमने बोला गिवन मास ओवर मोलर मास, इसमें हमने बोलना है गिवन मास ओवर इक्विवेलेंट मास, मोलर मास नहीं, इक्विवेलेंट मास। और हमने इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट कैसे करना है, मोलर मास से ही कैलकुलेट होना है। वो भी करना क्या है, मोलर मास डिवाइड कर देना है उसको, अगर वो एसिड है बेसिसिटी से, अगर वो बेस है एसिडिटी से, अगर वो एलिमेंट है उसकी बैलेंसी से, अगर वो साल्ट है वो कितने H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है उससे। तो उससे हमारे पास इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट हो जाएगा। जो ये वैल्यूज हैं वो तो हमारे पास गिवन होगी, हमें पता होगा कि हमने उनको कैसे कैलकुलेट करना है। क्लियर। सो इस बात का ध्यान रखना है। सो जब इसकी कंफ्यूजन हो ना, इसको आपने फटाफट कंपेयर कर देना है नंबर ऑफ मोल से। पर ध्यान ये रखना है कि हमने इनमें मोलर मास लिया है, इनमें हमने इक्विवेलेंट मास लेना है। सो बहुत इजीली ये कैलकुलेशंस हो जाएगी। हाँ जी बेटा, जो हमारी नेक्स्ट टर्म है दैट इज मोल फ्रैक्शन। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये भी बेटा। इट इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। देखो हमने जो भी बात करनी है इस चैप्टर में, बाइनरी सॉल्यूशन की बात करी, उसमें दो कंपोनेंट होंगे। सो हमने जिसकी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है, हमने उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स और डिवाइड कर देना उसको टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स मींस सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल्स।
जो भी प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, जो भी सोल्यूशन में प्रेजेंट होंगे। ठीक, अब मान लो जो Na है, सॉरी, जो Na है दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट, और जो Nv है दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अगर XA मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट की हो और XB मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट की हो, सो अगर हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करनी है तो हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या है बेटा, Na, डिवाइडेड बाय टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, सॉल्वेंट के और सोल्यूट के। सो ये आ गई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। एक्से को हमने सॉल्वेंट लिखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिखा है। ठीक, और अगर हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पता करनी है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये फिर वही वैल्यू है Na प्लस Nb। बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स हमें पता होने चाहिए, इजीली हम मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें एक बात का और ध्यान रखना बेटा, अगर हमने टोटल मोल फ्रैक्शन पता करनी है तो हमको ऐसे करेंगे, दोनों को ऐड ऑन कर देंगे, और ये याद रखना है कि अगर बाइनरी सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन हो, जो टोटल मोल फ्रैक्शन होती है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। मतलब XA प्लस XB दैट इज इक्वल टू 1 ऑलवेज। ऑलवेज हमने सॉल्युबिलिटी के कॉन्सेप्ट में इन चीजों को पढ़ना है। इसका मतलब जो XA हो गया दैट विल बी 1 माइनस XB, जहां हम ये कह रहे हैं कि जो XB होगा दैट विल बी 1 माइनस XA। सो मोल फ्रैक्शन में न्यूमेरिकल आता है बहुत बार बेटा, सारा कुछ करने के बाद हम कुछ एक एक न्यूमेरिकल करेंगे, सबका मोलैरिटी का, मास परसेंटेज का, नॉर्मेलिटी का, मोल फ्रैक्शन का। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। सो मतलब XA और प्लस XB दैट इज इक्वल टू 1। अगर हमने मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट की, अगर हमारे पास सॉल्वेंट की हमें मोल फ्रैक्शन पता चल गई मान लो, तो हमने क्या करना है, सोल्यूट की कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन को 1 से माइनस कर दो। अगर हमने सोल्यूट की कैलकुलेट कर ली तो उसको 1 से माइनस करो, दैट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ अदर कंपोनेंट। ठीक है, तो सिंपली हम मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये थी हमारी लास्ट कंसंट्रेशन टर्म जो इंपॉर्टेंट है। बुक में कुछ और टर्म भी गिवन है बेटा, बट ये सारी की सारी टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो आज के लेक्चर के लास्ट में हमने पढ़ना है रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, और रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड नॉर्मेलिटी, एंड रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड मोलैरिटी, एंड रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड नॉर्मेलिटी। देखो बेटा, जो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन है, इसकी फॉर्मूले को आपने याद रखना है। जो नॉर्मेलिटी होती है दैट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। अब आप इस बात का ध्यान रखो कि जब हमने इसी को हमने मोलर मास और इक्विवेलेंट मास की जगह पे हम लिख रहे हैं इसको शॉर्ट करने के लिए बेसिसिटी in case of acid, in case of base it is acidity, in case of salt it is total positive valency of the metal atom, or for oxidizing or reducing agent it is the number of electron lost or gained by a molecule। अब इसको रिलेट कर लो बेटा, आपको याद है उसमें हमने जब इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट किया था इन नॉर्मेलिटी, क्या किया था, इसका फॉर्मूला क्या किया था, हमने बोला था इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ओवर, अगर वो एसिड है तो हमने बोला था बेसिसिटी। तो इसको रीअरेंज ही किया है बेटा, बेसिसिटी क्या हो गई फिर, मॉलिक्यूलर मास ओवर इक्विवेलेंट मास, यही तो लिया है हमने। अब इसकी बजाय हमने लिख दिया बेसिसिटी अगर वो एसिड है, एसिडिटी अगर वो बेस है, पॉजिटिव चार्ज अगर वो सॉल्ट है, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड अगर वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है। सो इस इक्वेशन को आपने याद रखना है।
कि जो मोलैरिटी, जो नॉर्मेलिटी होती है दैट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, दैट इज बेसिसिटी और एसिडिटी और पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन। तो ये इक्वेशन याद रखनी है। एक हमने करना है रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड मोलैरिटी। मान लो कोई चीज है, उसका वॉल्यूम है V1, ठीक है, सॉल्यूशन है, उसका वॉल्यूम है V1, उसकी मोलैरिटी है M1। अब वो सॉल्यूशन को हमने डिल्यूट कर दिया, दैट मीन उसके वॉल्यूम को चेंज कर दिया डिल्यूट करके, उसका वॉल्यूम क्या हो गया V2 और उस वॉल्यूम पे उसकी मोलैरिटी क्या हो जाएगी M2, ये हमने मान लिया। अब इसका रिलेशन ये हो गया बेटा M1 इंटू V1 दैट इज इक्वल टू M2 इंटू V2, ठीक। इसको हम बोलते हैं मोलैरिटी इक्वेशन। अब जब हमने टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल्स करने हैं बेटा, उसमें ये इक्वेशन यूज होती है। फिर आ गया रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड नॉर्मेलिटी। सेम बेटा, अगर कोई V1 वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, उसकी नॉर्मेलिटी N1 हो, उसको डिल्यूट करते हैं V2 से, उसकी नॉर्मेलिटी N2 हो जाए, तो इसका रिलेशन क्या होगा M1 इंटू N1 इंटू V1 इज इक्वल टू N2 इंटू V2। इसको हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी इक्वेशन। सो इन इक्वेशंस को बेटा एज सच आपने याद रखना है, जो हमारे प्रैक्टिकल वर्क में काम आएंगे, ठीक है बेटा। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे दैट इज रिलेटेड टू सॉल्युबिलिटी। थैंक यू।